अगर आप अपने पैरों के नीचे की दुनिया को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक छोटा पुराना साम्राज्य मिलेगा। ये ब्रायोफाइट्स का क्षेत्र है जो पानी से निकलकर जमीन पर आने वाले पहले पौधों में से कुछ हैं। ये सिंपल लेकिन कमाल के लचीले जीव हैं। जिन बड़े पेड़ों और रंगीन फूलों को हम जानते हैं, उनके उलट ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इसका मतलब है कि उनमें कॉम्प्लेक्स इंटरनल प्लम्बिंग, नसें या ट्यूब नहीं होती, जिनका इस्तेमाल दूसरे पौधे पानी और न्यूट्रिएंट्स को ले जाने के लिए करते हैं। इसके बजाय उन्हें सीधे अपनी सतहों से नमी सोखनी पड़ती है, जैसे स्पंज पानी सोखता है, जिससे वे छोटे रहते हैं और जमीन के करीब रहते हैं। इन साधारण पौधों की खासियतें उनके ज्यादा इवॉल्व्ड रिश्तेदारों से काफी अलग हैं। उनमें वो नहीं होता जिन्हें हम असली जड़ें, तने या पत्तियां मानते हैं। जड़ों के बजाय उनके पास राइजोइड्स नाम की छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, जो उन्हें जिस भी सतह पर उग रहे हैं, जैसे चट्टान, पेड़ का तना या नम मिट्टी, उस पर टिके रहने में मदद करती है। उनकी पत्ती जैसी और तने जैसी संरचनाएं डिजाइन में बहुत सिंपल होती हैं। उनमें वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाने वाले स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते। ये सादगी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि उनकी पुरानी वंशावली का सबूत है। एक ऐसा डिजाइन जो लाखों करोड़ों सालों से सफलतापूर्वक चला आ रहा है, डायनासोर के धरती पर आने से बहुत पहले से। उनके अस्तित्व का एक और दिलचस्प पहलू रिप्रोडक्शन के लिए उनका अनोखा तरीका है। ब्रायोफाइट्स परागणकों को आकर्षित करने के लिए फूल नहीं पैदा करते, न ही वे हवा या जानवरों द्वारा बिखेरने के लिए बीज बनाते हैं। इसके बजाय वे स्पोर्स का उपयोग करके रिप्रोड्यूस करते हैं, जो अविश्वसनीय रूप से छोटे एक कोशिका वाले होते हैं और सही परिस्थितियों में नए पौधों में विकसित हो सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए एक बहुत ही खास चीज की जरूरत होती है, पानी। उनके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पानी की मौजूदगी बहुत जरूरी है, एक अहम डिटेल जो उन्हें नम और आर्द्र वातावरण से जोड़ती है। यह निर्भरता ही उनकी पूरी दुनिया को आकार देती है और यह तय करती है कि वे कहाँ पनप सकते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए नमी पर यह निर्भरता जीवन की एक रणनीति का हिस्सा है, जिसे अल्टरनेशन ऑन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। यह कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन यह एक सुंदर 2 भाग वाला चक्र है। एक जनरेशन गैमेटोफाइट, वह हरा पत्ती वाला हिस्सा है जिसे हम आमतौर पर देखते हैं। यह स्टेज रिप्रोडक्टिव सेल्स या गेमेट्स पैदा करती है। दूसरी जनरेशन स्पोरोफाइट पहली से सीधे उगती है और स्पोर्स पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है। यह स्पोरोफाइट अक्सर ऊपर एक कैप्सूल वाला एक छोटा डंठल जैसा दिखता है और यह अपने पूरे जीवन के लिए गेमेटोफाइट से जुड़ा रहता है और उस पर निर्भर रहता है। जीवन का यह अंतरंग 2 चरणों वाला नृत्य ब्रायोफाइट दुनिया की खासियत है। ब्रायोफाइट्स को एक शानदार और सटीक नाम दिया गया है, जो उनके सार को पूरी तरह से दर्शाता है, प्लांट किंगडम के एम्फिबियन। ये तुलना जानवरों की दुनिया से ली गई है, जहां मेंढक और सैलामेंडर जैसे जीव जलीय और स्थलीय जीवन के बीच एक पुल का काम करते हैं। एम्फिबियन पानी में पैदा होते हैं, अक्सर टैडपोल के रूप में गलफड़ों से सांस लेते हैं, लेकिन वे जमीन पर रहने के लिए बड़े होते हैं। हवा में सांस लेने के लिए फेफड़े विकसित करते हैं। हालांकि उन्हें अंडे देने और अपनी प्रजाति को जारी रखने के लिए हमेशा पानी में या कम से कम एक बहुत ही नम जगह पर लौटना पड़ता है। ये दोहरा अस्तित्व, अपने पैतृक जलीय घर से ये जुड़ाव ब्रायोफाइट के जीवन में पूरी तरह से परिलक्षित होता है। ब्रायोफाइट्स एम्फिबियन की तरह पानी से जमीन पर एक साहसिक एवोल्यूशनरी छलांग लगाई। वे अग्रणी थे, नंगी चट्टानों और मिट्टी को उपनिवेश बना रहे थे, जहां पहले कोई पौधा नहीं उगा था। वे अपना वयस्क जीवन ठोस जमीन पर जीते हैं, धूप में नहाते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इस तरह वे वास्तव में स्थलीय पौधे हैं, फिर भी वे अपने साथ अपनी जलीय उत्पत्ति की एक स्थायी स्मृति रखते हैं। ये स्मृति सबसे स्पष्ट होती है जब प्रजनन का समय आता है। वे पानी की अपनी जरूरत से बच नहीं सकते। ये वह माध्यम है जिसके माध्यम से उनका जीवन चक्र बहना चाहिए, एक पीढ़ी को दूसरी से एक सतत अटूट श्रृंखला में जोड़ना। पानी से इस गहरे जुड़ाव का कारण उनके प्रजनन के तरीके में निहित है। नर प्रजनन कोशिकाओं, जिन्हें शुक्राणु कहा जाता है, में छोटे चाबुक जैसे पूंछ होते हैं, जिन्हें फ्लैगेला कहा जाता है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन शुक्राणुओं को तैरना चाहिए। वे पर्यावरण में छोड़े जाते हैं और पानी की एक परत के माध्यम से यात्रा करनी पड़ती है, शायद बारिश, ओस या कोहरे से। एक पास के पौधे पर एक विशेष संरचना के भीतर रखी मादा अंडे की कोशिका को खोजने और निषेचित करने के लिए। इस तरल मार्ग के बिना निषेचन बस असंभव है। यात्रा खतरनाक है और सफलता की कभी गारंटी नहीं होती, जिससे पानी की हर बूंद
जीवन को जारी रखने का एक कीमती अवसर बन जाती है। ये निर्भरता बताती है कि आपको ब्रायोफाइट दुनिया के सबसे नम, सबसे छायादार कोनों में क्यों पनपते हुए मिलेंगे। वे धाराओं के किनारे, धुंधले वर्षावनों में, नम जंगलों में और झरने की फुहार में पनपते हैं। वे नम वातावरण के जीवित संकेतक हैं। उनकी उपस्थिति ही पानी की कहानी बताती है। जैसे एक गीली शाम को मेंढक की आवाज एक तालाब के स्वास्थ्य का संकेत देती है, वैसे ही काइका एक जीवंत कालीन इस प्राचीन और सुंदर पौधों के समूह को बनाए रखने वाली जीवनदायिनी नमी की उपस्थिति का संकेत देता है, जो हमेशा भूमि और पानी के बीच के अंतर को पाटता रहता है। ब्रायोफाइट ग्रुप कोई एक चीज नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग डिवीजनों वाला एक परिवार है, जिनमें से हर एक की अपनी खास खूबसूरती और खासियतें हैं। इनमें से पहला डिवीजन लिवरवर्ट्स है। नाम शायद अजीब लगे, लेकिन यह उनके दिखने के तरीके से आया है। कई लिवरवर्ट्स के शरीर छप्पटे, लोब वाले होते हैं, जो पुराने जमाने में कुछ लोगों को इंसान के लिवर के लोब जैसे लगते थे। लिवरवर्ट का एक शानदार उदाहरण मार्चेंटिया है। यह अक्सर बहुत नम मिट्टी या चट्टानों पर एक छप्पटी, चमड़े जैसी पट्टी के रूप में उगता है। आप कभी कभी इसकी सतह पर छोटे कप जैसे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिनका उपयोग एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन के लिए किया जाता है, जो एक और स्मार्ट सर्वाइवल रणनीति है। दूसरा डिवीजन हॉर्नवर्ट्स है, जो शायद तीनों में सबसे कम कॉमन है। उन्हें भी उनका नाम उनके खास दिखने के तरीके से मिलता है। प्लांट बॉडी एक सिंपल चपटी हरी शीट होती है, जो कुछ लिवरवर्ट्स जैसी ही होती है। हालांकि जो चीज उन्हें अलग करती है वह उनका स्पोरोफाइट है, स्पोर पैदा करने वाली जनरेशन। यह स्ट्रक्चर एक लंबा, पतला, सींग जैसा स्पाइक होता है, जो प्लांट बॉडी से ऊपर की ओर बढ़ता है। इस ग्रुप का एक उदाहरण एंथोसेरोस है। ये सींग मैच्योर होने पर ऊपर से नीचे की ओर खुलते हैं, जिससे उनके स्पोर धीरे धीरे लंबे समय तक निकलते रहते हैं, जिससे सफल डिस्पर्सल की संभावना बढ़ जाती है। और आखिर में हमारे पास सबसे परिचित और सबसे फैला हुआ डिवीजन है मॉस। जब ज्यादातर लोग ब्रायोफाइट के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर मॉस ही दिमाग में आता है। मॉस आमतौर पर घने कुशन जैसे गुच्छों में उगते हैं, जिसमें एक सेंट्रल स्टेम जैसे एक्सिस के चारों ओर छोटे स्पाइरल तरीके से व्यवस्थित पत्ती जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। यह स्ट्रक्चर उन्हें लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट चचेरे भाइयों की तुलना में बड़े पौधों के छोटे संस्करणों जैसा बनाता है। एक बहुत ही कॉमन और व्यापक उदाहरण मॉस पॉलीट्रिकम है, जिसे अक्सर हेयर कैप मॉस कहा जाता है। ये काफी मजबूत होता है और विभिन्न आवासों में पाया जा सकता है। जंगलों से लेकर खुले हीथ तक हरे भरे कालीन बनाता है। इन तीनों समूहों में से हर एक ब्रायोफाइट की मूलभूत विशेषताओं को साझा करते हुए, जैसे कि नॉन वेस्कुलर होना और प्रजनन के लिए पानी पर निर्भर होना, ने अपना खुद का एवोल्यूशनरी रास्ता बनाया है। लिवरवर्ट्स की चपटी पट्टियों से लेकर हॉर्नवर्ट्स की तीखी स्पाइक्स और मॉस के नरम कुशन तक, वे रूप और कार्य में एक आश्चर्यजनक विविधता दिखाते हैं। उन्हें करीब से देखने पर अविश्वसनीय जटिलता की एक छोटी दुनिया का पता चलता है। साथ मिलकर ये तीनों डिवीजन ब्रायोफाइट्स की महान प्राचीन वंशावली बनाते हैं, जो प्लांट किंगडम के शांत लेकिन लगातार अग्रणी है। ब्रायोफाइट का जीवन चक्र पीढ़ियों के बदलाव का एक सुंदर उदाहरण है। एक 2 भाग की कहानी जो पानी की मौजूदगी में सामने आती है। यह सब एक स्पोर से शुरू होता है। यह माइक्रोस्कोपिक कण जो हवा या पानी द्वारा ले जाया जाता है, एक उपयुक्त नम सतह पर गिरता है। यदि परिस्थितियां सही होती हैं, तो यह अंकुरित होता है, न कि परिचित पत्ती वाले पौधे में, बल्कि एक छोटे धागे जैसी संरचना में, जिसे प्रोटोनोमा कहा जाता है। यह प्रोटोनोमा बढ़ता और फैलता है और इससे कलियां बनती हैं, जो हरे पत्ती वाले पौधे में विकसित होती है, जिसे हम पहचानते हैं। यह गैमेटोफाइट स्टेज है और यह ब्रायोफाइट के जीवन का प्रमुख लंबे समय तक रहने वाला हिस्सा है। यह मैच्योर गैमेटोफाइट फिर प्रजनन के लिए विशेष अंग विकसित करता है। कुछ नर शुक्राणु पैदा करते हैं और अन्य मादा अंडे की कोशिकाएं पैदा करते हैं। जब पौधों को पानी की एक परत ढक लेती है, तो शुक्राणु निकलते हैं और अंडे की ओर तैरते हैं। सफल निषेचन पर एक नया चरण शुरू होता है। एक युग्मनज बनता है, जो फिर दूसरी पीढ़ी में विकसित होता है, स्पोरोफाइट। यह स्पोरोफाइट मूल गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है, उससे पोषक तत्व प्राप्त करता है। यह अक्सर सिर्फ एक डंठल होता है, जिसके सिरे पर एक कैप्सूल होता है। इस कैप्सूल के अंदर कोशिका विभाजन की एक उल्लेखनीय प्रक्रिया होती है, जिससे हजारों नए स्पोर बनते हैं। एक बार जब स्पोर मैच्योर हो जाते हैं, तो कैप्सूल सूख जाता है और अक्सर एक शानदार तरीके से खुल जाता है। कभी कभी एक छोटा ढक्कन खुल जाता है या दांत जैसी संरचनाएं पीछे की ओर झुक जाती हैं।
ये स्पोर को हवा में छोड़ देता है, जो फिर से चक्र शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। यह सुंदर 2 चरणों वाली प्रक्रिया प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करती है। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट प्रकाश संश्लेषण और यौन प्रजनन का काम करता है, जबकि डिपेंडेंट स्पोरोफाइट स्पोर की अगली पीढ़ी बनाने और फैलाने के लिए एक विशेष कारखाना है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो लगभग आधा बिलियन वर्षों से त्रुटिहीन रूप से काम कर रही है। इन साधारण दिखने वाले पौधों का महत्व उनके आकर्षक जीवन चक्र से कहीं अधिक है। ब्रायोफाइट इकोलॉजिकल पावर हाउस हैं। अग्रणी प्रजातियों के रूप में वे अक्सर नंगी चट्टानों और मिट्टी को उपनिवेश बनाने वाले पहले होते हैं। धीरे धीरे इसे तोड़ते हैं और अन्य पौधों के उगने के लिए ह्यूमस की पहली परत बनाते हैं। जंगलों और वेटलैंड्स में उनकी घनी चटाई विशाल स्पंज की तरह काम करती है, जो बड़ी मात्रा में बारिश का पानी सोखती है, जिससे मिट्टी के कटाव को रोकने और बाढ़ को कम करने में मदद मिलती है। एक प्रकार की काई, स्फेग्नम, हजारों वर्षों में विशाल पीट बॉग बनाती है, जो बड़ी मात्रा में कार्बन जमा करती है, जिससे वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इस पीट का उपयोग जब काटा जाता है तो सदियों से मनुष्यों द्वारा ईंधन के रूप में भी किया जाता रहा है। उनकी विरासत उस मिट्टी और हवा में लिखी गई है जिस पर हम निर्भर करते हैं।